हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभ्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक सिनेमा से संबंधित विषय में चर्चा करूंगा, आलोचना करूंगा। बहुत डिटेल्स में ये वीडियो मैं करने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है। तो इस मामले में बहुत जगह बातें हो रही है, सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के बाहर भी। एक आध न्यूज़ चैनल तक भी ये मामला पहुंच चुका है। तो पहले तो ये मामला उतना बड़ा नहीं था, बहुत ही नॉर्मल किस्म का मामला था। तो पहले मुझे लगा नहीं था कि इस मामले में मैं कोई वीडियो लाऊंगा, लेकिन अब ये मामला ऐसा करवट लिया, ये मामला गंदगी का ऐसा लेवल तक पहुंच गया है कि इस बारे में वीडियो बनाए बिना मैं रह नहीं सका। और इस मामले में बहुत सारे यूट्यूबर्स के तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं। इस मामले में वो सारे यूट्यूबर्स अपने अपने राय ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब मैं इस मामले में अपना राय देने वाला हूँ। तो ये जो मामला है एक ईगो क्लैश का मामला है, मेगा ईगो क्लैश। और जो दो पर्सनैलिटीज़ के बीच के मामला है, वो दोनों पर्सनैलिटीज़ का ईगो हद से बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि इनका ईगो जो है ना, इनके औकात से कुछ ज़्यादा ही है। मतलब जो उनका औकात है उससे कई ज़्यादा इनका ईगो है। और अक्सर इनके बातें करने के तरीके से मीडिया के सामने वो जिस तरह अपने आप को पेश करते हैं ना, ये दोनों पर्सनैलिटीज़, इन दोनों का ईगो जो बहुत बड़ा है, ये साफ जाहिर होता ही है। तो इन दो पर्सनैलिटीज़ का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। एक तो है फिल्म के जाने माने डायरेक्टर, एक ऐसे डायरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। उनकी फिल्में कंट्रोवर्शियल है और उनका पर्सनैलिटी में भी बहुत कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही मिसोजिनिस्टिक किस्म के कैरेक्टर है और अपनी फिल्मों में मिसोजिनिस्टिक किस्म की बातें, मिसोजिनिस्टिक किस्म की जो टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ही कन्विंसिंगली वो एक्सप्लोर करते हैं। और उनकी फिल्में ज़्यादातर ही एक वायलेंट लव स्टोरी का आकार लेता है। तो आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वो फिल्म पर्सनालिटी कौन है। और एक और बात, अपने पर्सनल लेवल पे मेरा जो अभी का लुक है, वो लुक उस फिल्म पर्सनालिटी से बहुत मिलता जुलता है, वो अलग बात है। तो आप समझ ही जाइए किसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा पर्सनालिटी है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस। 2007 साल में शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू किया। उस फिल्म को शाहरुख खान ने खुद प्रोड्यूस भी किया हुआ है। तो शाहरुख खान के साथ इस एक्ट्रेस का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही कैमराडेरी है। क्योंकि शाहरुख खान जब भी किसी फिल्म के लिए उनको बुलाते हैं, छोटा ही क्यों ना हो वो रोल, ये एक्ट्रेस बड़ी आसानी से मान जाती है। शाहरुख खान के पठान और जवान में भी ये एक्ट्रेस नज़र आई है। तो वो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। और जो पहला पर्सनैलिटी है वो है संदीप रेड्डी वांगा। तो इन दोनों की ईगो के बारे में मोर और लेस आप सब जानते ही है। तो चलिए इनका सागा अब बताना चालू करते हैं। तो हुआ यूँ कि संदीप रेड्डी वांगा अपने अपकमिंग फिल्म स्पिरिट, इस फिल्म के लिए उनका इच्छा था कि उनकी फिल्म का लीडिंग लेडी वो दीपिका पादुकोण हो। क्योंकि इस फिल्म के असली हीरो और एक्टर वो है प्रभास, सुपरस्टार प्रभास, जो कि पहले कहा कि वो एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार है। और ऐसा पहली बार हो रहा है संदीप रेड्डी वांगा के करियर में कि वो एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार के साथ काम करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो प्रभास के अपोजिट में वो चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण लीडिंग लेडी बने। कल की 1980 के बाद से ये रिपोर्ट्स आई थी कि दीपिका पादुकोण के पास संदीप रेड्डी वांगा और उनकी टीम ऑलरेडी गए हुए हैं स्पिरिट फिल्म को लेकर। और तब दीपिका पादुकोण के लिए ये फिल्म साइन करना नामुमकिन था, क्योंकि दीपिका पादुकोण पेट से थी, उनका बच्चा आने वाला था, तो उनके लिए ये नामुमकिन था। तो ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्पिरिट की शूटिंग जो 2024 से होना चाहिए था वो डिले हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभास बहुत सारे फिल्मों में व्यस्त थे। वो बहुत सारे फिल्में एक साथ साइन कर चुके हैं और बहुत सारी फिल्मों में वो अपनी कमिटमेंट्स वो निभा रहे थे।
और संदीप रेड्डी वांगा ने एक अलग ही क्लॉज रखा इस फिल्म के लिए। क्या कि प्रभास इस फिल्म को शूट करते दौरान कोई और फिल्म या कोई और एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग वो नहीं कर सकते और अपने लुक मीडिया के सामने इस फिल्म को शूटिंग करने से पहले रिवील नहीं कर सकते। मतलब राजामौली जैसा क्लॉज संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म के लिए रख चुके हैं। तो प्रभास अभी क्या कर रहे हैं, वो अपने अपकमिंग जो फिल्में हैं उनकी शूटिंग वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद वो स्पिरिट की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स सितंबर से शायद ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकता है, ऐसा अभी खबर है। अभी भी कब शूटिंग शुरू होगा इस बारे में कोई कंफर्म्ड न्यूज़ आया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो फिल्म की शूटिंग में देरी हो रही है। तो अब तक दीपिका पादुकोण वो अपनी बच्ची को जन्म दे चुकी है, उस बच्ची का नाम दुआ है। तो उसके बाद मतलब संदीप रेड्डी वांगा एंड होल टीम उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिर से अप्रोच किया। उसके बाद किसी तरह से दीपिका पादुकोण कन्विंस्ड हुई और जब वो कन्विंस्ड हुई इसके बाद से रिपोर्ट्स ऐसा आया कि दीपिका पादुकोण अपने कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मीठी है और वेरी सरप्राइजिंगली पहली बार संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में ऐसा हुआ है कि कैरेक्टर बहुत ही नुआंस्ड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में फीमेल कैरेक्टर किस तरह का होता है। वो थोड़ी डम किस्म की होती है, वो अंदर से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो बहुत ही एक सप्रेस्ड किस्म का कैरेक्टर होता है फीमेल। तो ऐसे कैरेक्टर्स को संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण जिस तरह से खुश हुई थी और जिस तरह की बातें आ रही थी कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा नुआंस है, तो शायद कुछ अलग किस्म का कुछ चीज़ दीपिका पादुकोण ने देखा होगा इस फिल्म में, तब भी उन्होंने ये फिल्म साइन किया। क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट है, तो वो इस तरह की फिल्म क्यों करेगी। और ऊपर से संदीप रेड्डी वांगा का फिल्म है, तो इस मामले में ट्विटर में एक मतलब ट्रेंड चालू हुआ था, #NotMyDeepika। तो बाद में ये पता चलता है कि दीपिका की PR टीम ने शुरू किया था #NotMyDeepika कि आपने संदीप रेड्डी वांगा के साथ फिल्म साइन कैसे कर ली। आपके पति ने भी कभी संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम नहीं किया, क्योंकि रणवीर सिंह के पास एनिमल का ऑफर गया था, तब रणवीर सिंह ने रिजेक्ट किया था। तो ऐसी बातें NotMyDeepika में कहा जा रहा था। तो 20-22 दिनों तक मामला तो ठीक ही था, दीपिका पादुकोण काम करने वाली थी। फिल्म का बजट जो है 400 करोड़ तक पहुंच चुका है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अचानक से खबर आने लग गई कि दीपिका पादुकोण फिल्म से निकल चुकी है। और उसका वजह क्या है कि दीपिका पादुकोण ने कुछ शर्तें रखा था, कुछ डिमांड्स रखी थी उन्होंने अपनी तरफ से, जो कि संदीप रेड्डी वांगा को पसंद नहीं आया। उस कारण से उसने दीपिका पादुकोण को फिल्म से निकाल दिया। तो वो डिमांड्स क्या क्या थे कि दीपिका पादुकोण अभी कह रही कि मैं तो अभी बच्चे की माँ बन गई हूँ, तो मैं इस फिल्म के लिए मतलब हर दिन 6 से 8 घंटा ही शूट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं ओवर टाइम कुछ कर नहीं सकती। 6 से 8 घंटा दिन में शूट करूँगी। और ऊपर से उन्होंने सैलरी 30 से 40 करोड़ का चार्ज किया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्ट्रेस के लिए 30 करोड़ ही बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्ट्रेस के लिए। बहुत ही कम ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको 30 करोड़ के करीब सैलरी मिलता हो। और यहाँ दीपिका पादुकोण ने 30 से 40 करोड़ का सैलरी की मांग करी, जो कि हाईएस्ट है। ऊपर से प्रॉफिट में अपना शेयर की भी मांग करी, ठीक है। और हाँ, इस फिल्म का जो शूटिंग शेड्यूल है वो 100 दिनों तक है। अगर उसके बाद ये शेड्यूल ज़रा से भी एक्सटेंड होता है तो उन अलग डेज के लिए दीपिका पादुकोण एक्स्ट्रा पे तक चार्ज कर सकती है। तो ऐसी कुछ डिमांड्स के बाद संदीप रेड्डी वांगा को लगा कि ये डिमांड्स मतलब हद से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया है, इसलिए अब मुझे इस एक्ट्रेस के साथ अब काम नहीं करना चाहिए। और दीपिका पादुकोण उनका पहला चॉइस था। तो संदीप रेड्डी वांगा इस मामले में कंप्रोमाइज़ करने के अलावा उनको और कोई तरीका सूझा नहीं, तो उन्होंने निकाल दिया, ठीक है।
तो तब तक मतलब मामला उतना गर्म नहीं था, तब तक बस इस मामले में मामला तो बस ये था कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म को क्यों साइन किया, क्यों फिल्म अचानक से छोड़ दिया, क्यों वो इतनी ज़्यादा सैलरी मांग रही है, क्यों इतना नखरे दिखा रही है, क्यों इतनी टेंट्रम्स फेंक रही है, ऐसी बातें हो रहा था। दीपिका पादुकोण पर इल्ज़ाम लग रहा था कि उसने टेंट्रम्स हद से ज़्यादा फेंक दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत तरह तरह की बातें आ रही थी। और यहाँ तक कि ऐसी भी बातें आ रही थी कि दीपिका पादुकोण ने ऐसे बहुत सारे फिल्मों में काम किया जहाँ उनका रोल मीटी नहीं था, जहाँ पे उनका रोल बहुत ही छोटा था, फिर भी वो ऐसी फिल्मों के लिए मान गई। तब तो उन्होंने ऐसा टेंट्रम्स नहीं डाला, नहीं फेंका, ये वगैरह वगैरह ऐसी बातें। और खबरें तो ये भी आई कि दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को छोड़कर अल्लू अर्जुन का जो अपकमिंग फिल्म है, जो एटली कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं, उस फिल्म में वो घुस चुकी है, उस फिल्म को वो साइन कर चुकी है। तो बातें ऐसे हो रही थी, लेकिन जब 1-2 दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब उनका जो रिप्लेसमेंट है दीपिका पादुकोण का, वो है तृप्ति दिमरी। अब तृप्ति दिमरी ऑफिशियली इस फिल्म को साइन कर चुकी है, अब वो इस फिल्म का हिस्सा ऑफिशियली बन चुकी है, तो दीपिका पादुकोण की वो रिप्लेसमेंट है। तो उसके बाद से मामला और ज़्यादा गर्म हो गया, मामला गंदगी के लेवल तक ऐसा पहुंचा, ऐसी गंदगी तक ये मामला पहुंचा कि भाई संदीप रेड्डी वांगा का भी इसके जवाब में एक ट्वीट आ गया। तो वो मामला क्या है, मतलब गंदगी के लेवल तक वो मामला पहुंचा क्यों, और गंदगी के लेवल तक मामले को पहुंचाने के वजह से, मतलब पहुंचाने के लिए जिम्मेदार जो है वो दीपिका पादुकोण खुद और उनका पीआर टीम। सुनने को ऐसा आ रहा है, खबरें तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि दीपिका पादुकोण खुद एक न्यूज़ पोर्टल में जाकर इस फिल्म के बारे में कुछ छोटे मोटे डिटेल्स वो लीक कर देती है, और ऊपर से वो अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें कह रही है जो पहले मीडिया में आया नहीं। अकॉर्डिंग टू दीपिका पादुकोण, उन्होंने इस फिल्म को इसलिए छोड़ा क्योंकि इस फिल्म में बहुत तरह के इंटीमेट सीन्स मौजूद है हीरो के साथ, और ये फिल्म स्ट्रिक्टली ए रेटेड है। हाँ ठीक है, संदीप रेड्डी वांगा के पिछले 2 फिल्म जो है वो स्ट्रिक्टली ऐसे ही थे, ए रेटेड, इंटीमेट सीन्स है, फलाना फलाना सारी चीज़ें थी। तो इस कारण दीपिका पादुकोण ने ये फिल्म छोड़ा, ऐसा उनके पीआर का कहना था। और ऊपर से कुछ और माइनर डिटेल्स भी इस फिल्म के बारे में दीपिका पादुकोण ने पहले से ही लीक कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। प्रोफेशनली एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एक्टर और डायरेक्टर के बीच साइन होता है, जिसके तहत आप एक एक्टर होने के नाते फिल्म के बारे में कुछ भी लीक नहीं कर सकते। जब तक आपसे कुछ कहा ना जाए, आप इस फिल्म के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, नहीं शेयर कर सकते। तो अभी तक इस फिल्म का कोई प्रोमो निकला नहीं है, कोई ऑफिशियल पोस्टर भी स्पिरिट का निकला नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का शूटिंग भी शुरू नहीं हुआ, और अभी से ये सारी चीज़ें बाहर बोलना ये एथिकली बिल्कुल सही नहीं है। ये बात अनप्रोफेशनलिज्म की तरफ जाता है, अनप्रोफेशनलिज्म की तरफ ये बात इशारा करता है। और दीपिका पादुकोण का अनप्रोफेशनलिज्म के किस्से बॉलीवुड में पहले भी हुए, पर उन किस्सों के बारे में डिटेल में कभी इतना चर्चा नहीं हुआ, इतनी बातें नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त दीपिका पादुकोण के जो भी टेंट्रम्स थे, जो भी नखरे थे, प्रोड्यूसर्स ने चुपचाप उनको झेला था। ठीक है, बॉलीवुड के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने दीपिका पादुकोण के हर तरह के नखरों को झेला था, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा उस तरह के इंसान तो है नहीं जो इतनी आसानी से किसी के भी नखरे को झेल लेंगे। तो इसलिए इस मामले में अब बातें निकल के आ रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इस मामले में तृप्ति दिमरी को और रश्मिका मंदाना, इन दोनों एक्ट्रेसेस को स्लट शेम किया गया, उनके पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर पे अटैक किया गया, उनके बारे में बहुत ही गंदी भद्दी बातें लिखी गई, और वो भी दीपिका पादुकोण के पीआर टीम के ज़रिए। उन्होंने रश्मिका मंदाना और तृप्ति दिमरी को स्लट शेम किया, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब ये बहुत ही नाइंसाफ़ी, बहुत गलत और बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो
मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर्सनली मैं ऐसी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो इस तरह से दूसरों को स्लट शेम करता फिरे, लेकिन वो औरत अगर खुद एक स्लट हो तो उस रंडी बाजारू औरत का कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरे औरत के बारे में बात करे। मेरे ख्याल से एक रंडी बाजारू औरत जो है ना, वो दूसरे औरत को रंडी बाजारू कहने से पहले अपना कैरेक्टर को आईने में देखे तो बेहतर होगा। तो दीपिका पादुकोण ने अपनी रंडी बाजारू होने का परिचय इन काम के ज़रिए दे दिया। जब तक वो चुपचाप थी, संदीप रेड्डी वांगा चुपचाप थे, तब तक ये मामला उतना गर्म नहीं था। संदीप रेड्डी वांगा और उनकी टीम के तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया भी नहीं था कि दीपिका पादुकोण को उन्होंने निकाला या दीपिका पादुकोण का ये नखरा उनको पसंद नहीं आया, ये वो, ऐसा कोई डिटेल संदीप रेड्डी वांगा और उनकी टीम ने कभी लीक किया ही नहीं था। ये तो बस रूमर्स थे, ये तो बस अफवाहें थे जो फैल रही थी। संदीप रेड्डी वांगा इस मामले में बिल्कुल चुपचाप थे। लेकिन जब से तृप्ति दिमरी आई है सिनेमा में, तब से मामला हद तक बढ़ गया। दीपिका पादुकोण को इनसिक्योरिटी होने लग गया। पहली बात, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीपिका पादुकोण को हो क्या गया है। तृप्ति दिमरी आपसे कितनी साल छोटी है? 10 से 15 साल जूनियर है आपसे। आप ऑलरेडी एक सुपरस्टार एक्ट्रेस है, लेकिन तृप्ति दिमरी, उनका पैर तो अभी जमना शुरू हुआ है बॉलीवुड में। आपको उनसे क्या ऐसा इनसिक्योरिटी, मतलब आपको उनसे क्या इनसिक्योरिटी है कि उनके बारे में उल्टी सीधी बातें लिखना शुरू हो गए आप? मतलब दीपिका के पीआर के अनुसार उनको इंटीमेट सेक्स सीन से परेशानी थी। बहुत ही संस्कारी औरत है और उनके पीआर टीम ने ऐसा भी लिखा है कि दीपिका पादुकोण एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फेमिनिस्ट औरत है। वो संदीप रेड्डी वांगा की बातों में नहीं आने वाली। संदीप रेड्डी वांगा जैसे मिसोजिनिस्ट इंसान के लिए दीपिका पादुकोण कभी काम नहीं कर सकती, कभी काम नहीं करती, क्योंकि दीपिका पादुकोण कोई रश्मिका मंदाना या कोई तृप्ति दिमरी जैसे रंडी बाजारू नहीं है। इस तरह की बातें दीपिका की पीआर टीम ने लिखा है। और आप सबको क्या लगता है कि ये इस मामले में दीपिका पादुकोण का कोई लेना देना नहीं है? उनको नहीं पता कि ये सब हो रहा है? ये सब उनके देख रेख पे हो रहा है। हर एक एक्टर एक्ट्रेस का ना अपना पीआर टीम होता है। जब उस एक्टर एक्ट्रेस का पीआर टीम कुछ बता रहे होते हैं ना, कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें उन एक्टर या एक्ट्रेस के देख रेख पे ही होता है। ठीक है? तो ये जो फैन क्लब्स है, ठीक है, 100% में से 5% फैन क्लब्स है वो रियल है, लेकिन बाकी 90 से 95% जो फैन क्लब्स है ना, वो पीआर टीम के बनाए हुए हैं। और वो दीपिका पादुकोण को बहुत अच्छे औरत के तौर पर दिखाना चाहते हैं। वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे कि दीपिका पादुकोण को इंटीमेट सेक्स सीन से बहुत ही मतलब आपत्ति था, क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी औरत है, वो एक बच्चे की माँ है, वो इस तरह की सीन्स क्यों करेगी। तो उनकी संस्कारी होने के मामले में चलिए मैं अपनी कुछ बातें रखता हूँ। अगर वो औरत इतनी संस्कारी है तो आप मुझे बताइए कि इससे पहले दीपिका पादुकोण ने कभी कोई इंटीमेट सेक्स सीन नहीं किया है क्या? हाँ, बताइए ना। रामलीला में कोई ऐसा केसिंग या ऐसा कोई इंटीमेसी का कोई सीन नहीं था? कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में ऐसा कोई सीन नहीं था? और फिर वो कौन से फिल्म थे, रेस 2, उसमें इंटीमेट सीन क्या मौजूद नहीं था? और क्या क्या वो फिल्म था, ठीक से याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत। हाँ, गहराइया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गहराइया। उसमें दीपिका पादुकोण क्या कर रही थी? अब मुझे ये बात समझाइए प्लीज़, समझाइए ना। कितने हीरो हीरोइन को वो सरेआम किस कर चुकी है फिल्मों में, तब तो कोई आपत्ति नहीं था इनको। और भी क्या फिल्में हैं ठीक से याद नहीं आ रहा। 2015 में पीकू तो है, ठीक है, पीकू जैसी फिल्में वो कर चुकी। पीकू में कोई इंटीमेट सीन नहीं था, लेकिन उसी 2014-15 में कुछ ऐसा एक फिल्म था जिसमें एक आध इंटीमेट सीन। हाँ, बाजरा मस्तानी। क्या वहाँ पे कोई क्या वहाँ पे उन्होंने अपनी हीरो को किस नहीं किया था? ऐसे कई फिल्में आपको नजर आ जाएगी दीपिका पादुकोण की
पूरी फिल्मोग्राफी में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे हीरो हीरोइन को किस कर चुकी है। तमाशा, रणबीर कपूर के साथ तमाशा में भी तो उनका किस और इंटीमेट सीन था, सेक्स सीन, वो कौन भूल सकता है। तो इससे पहले दीपिका पादुकोण का इमेज हमेशा से ऐसे ही रहा है, ठीक है, कि बहुत ही मतलब सेक्स सिंबल वाली इमेज दीपिका पादुकोण का हमेशा ही बॉलीवुड में रहा है। और बॉलीवुड के इनसाइडर्स के अनुसार एक ऐसा खबर भी है कि दीपिका पादुकोण वो नेचुरली सेक्सोहॉलिक है, मतलब किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना, किसी भी मर्द के साथ संभोग किए बिना ये औरत जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। कितने सारे मर्दों की बिस्तर वो खुलेआम गर्म कर चुकी है ना, इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब बहुत सारे मर्दों की बिस्तर गर्म करके उनको सीढ़ी बनाकर दीपिका पादुकोण सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन बनी है और फेमिनिज्म के बारे में आजकल भाषण झाड़ती रहती है। 2015 के एक वोग ऐड है जो ये कहलाता है कि शादी के बाद अगर आप किसी मतलब पराये मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, अगर किसी पराये मर्द के साथ कोई रिश्ता कायम करने की आप कोशिश करते हो तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप खुलेआम मतलब इनफिडेलिटी करें, खुलेआम आप शारीरिक संबंध बनाएं शादी के बाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप खुलेआम करते फिरे, नो प्रॉब्लम। ये था उस ऐड का मैसेज, बहुत ही फेमिनिस्टिक वाला मैसेज है। तो ये है हमारे आज के ट्रू फेमिनिस्ट का असली रूप, ये है हमारे आज के ज़माने के फेमिनिज्म। तो ये इस तरह की औरत है, बहुत ही संस्कारी है। वाह क्या संस्कार है भाई, मैं तो इम्प्रेस हो गया इनकी संस्कार देखकर, क्या संस्कार है, वाह वंडरफुल। इनको कुछ इंटीमेट सेक्स सीन से प्रॉब्लम था, फिल्म ए रेटेड है और ये फिल्म हीरो पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए उनको आपत्ति थी फिल्मों में काम करने से। इससे पहले दीपिका पादुकोण ने ऐसे कई फिल्मों में वो काम कर चुकी है जो कि हीरो डिपेंडेंट है। शाहरुख खान के साथ उन्होंने जितने भी फिल्में करी, ओम शांति ओम को छोड़कर, बाकी जो ये जो दो फिल्म पठान और जवान, वो दोनों क्या थे। और फिर रणबीर कपूर का तमाशा, वो क्या था, वो तमाशा तो रणबीर कपूर पर ही निर्भर था। और ऐसे कई फिल्में दीपिका पादुकोण अपने करियर में कर चुकी है जो कि बहुत ही हीरो डिपेंडेंट फिल्म है। और पद्मावत में भी दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर का लेंथ कितना सा था, उस फिल्म को तो रणवीर सिंह ने पूरा डोमिनेट किया हुआ था। और फिर उनका अपकमिंग जो लाइनअप है वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि हीरो डिपेंडेंट फिल्में हैं। किंग, वो शाहरुख खान पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाला है। और फिर अल्लू अर्जुन का वो फिल्म एटली कुमार के साथ, वो फिल्म में भी अल्लू अर्जुन का ही लीड रोल है बॉस, उनका ट्रिपल रोल है इस फिल्म में। तो ये सब क्या है, वॉट इज़ दिस मैन, वॉट द हेल इज़ दिस, कोई मेरे को ये समझा सकता है क्या? हाँ, और बहुत ही बड़ी संस्कारू औरत है, उसका तो मैं परिचय दे चुका हूँ। और कितनी बड़ी फेमिनिस्ट है उसका भी परिचय मैं दे चुका हूँ। बिस्तर अलग अलग मर्द के साथ बिस्तर गर्म करके करियर में प्रगति करने वाली औरत अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कहती है, तो सोच ही लीजिए कितनी बड़ी संस्कारी औरत है ये। सच्ची बात बताओ, इस ऐसी औरतों को क्या कहा जाता है? रंडी बाजारू औरत, बाजारू रंडी औरत। दीपिका पादुकोण रंडी है, रंडी थी और रंडी रहेगी। ये बाजारू औरत है, थी, रहेगी। एक बच्चे की मां बनने के बाद भी अपना रंडीगिरी ये कंट्रोल नहीं कर सकती, ये इस बात का खुलेआम सबूत है। इसके बाद और कितना सबूत चाहिए आप लोगों को ताकि ये बात आप मान सको कि वो रंडी बाजारू है? इतनी गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत थी? और हाँ, इन पीआर के ट्वीट्स के अनुसार, हाँ मतलब कह चुका हूँ ना कि वो रश्मिका मंदाना और तृप्ति दिमनी को किस तरह से मतलब
स्लट शेम किया, उनको रंडी कहा, अंग्रेज़ी में ही सही पर उनको रंडी तो कहा, और उनको बहुत उल्टा सीधा उनको गाली दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने संदीप रेड्डी बांगा की फिल्मों में काम किया। इसलिए भाई कौन सी एक्ट्रेस कौन सी फिल्म में काम करेगी यह तय करने वाला दीपिका पादुकोण कौन होती है? आपको फिल्म पसंद नहीं आई, आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, या आपके डिमांड्स किसी ने नहीं माना, वो अलग बात है, आप निकल गए, आप वहाँ से निकल पड़े। तो आपको क्या ज़रूरत था इस तरह की घटिया जवाब देने की? आप चुपचाप नहीं रह सकती थी क्या? प्रोफेशनलिज्म नाम का कोई चीज़ है भी या नहीं? इस मामले में आप प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सकते थे, प्रोफेशनल तरीके से आप ग्रेसफुली इस मामले में आप अपनी राय रख सकते थे, जवाब दे सकते थे। आपको गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत थी मैडम? क्या ज़रूरत थी? प्लीज़ आप ऐसी गंदगी फैलाइए मत। एक बच्ची की माँ है आप, कुछ तो शर्म कीजिए। पता नहीं उसकी बच्ची उससे क्या सीखने वाली है। कैसी औरत के हाथों में आ गई यार, परेशान हो गया हूँ मैं सच में। देखिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि कभी किसी सेलिब्रिटी को या किसी भी वीआईपी को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को कभी भी भगवान के पद पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उनके काम के आप फ़ैन हो सकते हैं, ठीक है, उनका काम आपको पसंद आ सकता है, लेकिन उस वजह से ना उनको भगवान मत मानिएगा। आजकल के सेलिब्रिटीज़ क्यों गालियाँ खाते हैं ना, ये आज ऐसा एक एग्जाम्पल, एक ऐसा मिसाल देखने को मिल रहा है यार। दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे बातें हुई थी। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सच में रंडी बाजारू औरत है। सच में इतना इनसिक्योरिटी एक वो भी ऐसी एक्ट्रेस से जो अभी तक अपना पैर ठीक से जमा भी नहीं पाई बॉलीवुड में, ऐसी एक्ट्रेस से। और इससे पहले उनका एक पुराना घटना के बारे में तो बोलना बनता है, वो है कि 2012 साल में रेस 2 के शूटिंग के दौरान रमेश तौरानी ने एक स्टेटमेंट रखा था। उनका कहना ऐसा था कि ये जो दीपिका पादुकोण है उन्होंने 6 दिन की शूटिंग करी, ठीक है, 6 दिन तक फिल्मों की शूटिंग करी, उसके बाद वो अचानक गायब हो गई, फिर कभी सेट पे वो वापस ही नहीं आई। अब उनको क्या परेशानी हो रही थी, 6 दिन शूट करने के बाद उन्होंने फिर से शूटिंग क्यों नहीं करी, वो वापस क्यों नहीं आई सेट पे, किसी को कुछ नहीं बताया। ना डायरेक्टर को कुछ पता है, ना प्रोड्यूसर को कुछ पता है, ना बाकी एक्टर्स को कुछ पता है। तो दीपिका पादुकोण की इस तरह की हरकत 2012 में ऑलरेडी हो चुका है। और रमेश तौरानी जो कि टिप्स कंपनी के मालिक है अलॉन्ग विद कुमार तौरानी, ये इनका कहना था, ये बात इनका कहना था। रेस 2 के दौरान भी दीपिका पादुकोण, वहाँ पर भी उनकी इंटीमेट सेक्स सीन्स मौजूद है और वहाँ पर भी उन्होंने ऐसी गंदी हरकतें करी। भाई बॉलीवुड ना प्रोफेशनल और बहुत ही कॉरपोरेट तरीके से चलता है, ये सब जानते हैं। तो या बॉलीवुड में जो भी चीज़ें होती है ना वो पहले से लॉक्ड होता है, स्क्रिप्ट लॉक्ड होता है, चीज़ें लॉक्ड होता है, जो भी सारे एग्रीमेंट्स और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पहले से ही उनको पढ़ कर ही एक एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर साइन करते हैं, उसके बाद काम होता है। और जैसा टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा कि अगर आपकी फिल्म को एक फलाना शूटिंग का मतलब शेड्यूल दिया गया है, इस फलाना दिन के अंदर मुझे ये शेड्यूल कंप्लीट करना है, उस फलाना दिन के अंदर मुझे ये शेड्यूल कंप्लीट करना है, तो ये सब फलाना शेड्यूल को मिलाकर जितने भी फलाना दिन बनते हैं उन फलाना दिन के अंदर मुझे पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करनी है। तो ऐसा ही करना होगा आपको। दिस इज़ प्रोफेशनलिज्म मैन। लेकिन ये 6 दिन शूटिंग करके मैं आऊँगी नहीं, मुझे शूटिंग नहीं करना, भाई क्यों नहीं करना आपको? आपको क्या हुआ था मैडम? ऐसी क्या मजबूरी थी आपका? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी मैडम जो आपको शूटिंग नहीं करना? आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था? कुछ तो बताइए। पर नहीं, बताने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बताता ही कुछ नहीं। तो इस तरह की हरकत वो पहले भी कर चुकी है। अब पहले भी ना जाने कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में वो कितनी गंदी भद्दी बातें कर चुकी है, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे अनुष्का शर्मा हो, चाहे कोई भी हो। इतनी इनसिक्योर वो है ना अंदर से,
अभी भी वो इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रही है। और इसकी बेशर्मी तो देखिए, बेशरम रंग दीपिका पादुकोण पर ये गाना बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस तो है ऑन स्क्रीन, लगता है ऑन स्क्रीन वो इसी कैरेक्टर को जीती है। मतलब उस गाने में वो जो कुछ भी कर रही थी, मतलब शाहरुख खान को पठान में उस गाने में वो सेड्यूस कर रही थी, उस बात से मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति है कि वो उस कैरेक्टर को जैसे एकदम जीती है। वो सच्ची में ऐसी कैरेक्टर है, रंडी बाजारू है। मुझे इस बात से आपत्ति है। बच्चे की माँ बन गई है आप। अब अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रहिए मैडम, और हाँ, थोड़ा औकात में रहिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। मतलब और क्या कहूँ, कुछ कहना और बाकी ही नहीं है। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। खैर, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आपका क्या राय है इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे में? कौन गलत है, कौन सही है? ठीक है, आप अपनी राय खुलेआम मेरे कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हो, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस रख सकते हो। हाँ, ये भी सही है कि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो भी दूध के धुले नहीं है। वो भी बहुत मतलब गलत कंट्रोवर्शियल बातें मीडिया के सामने रखते हैं, बहुत सारे लोगों को पर्सनली अटैक करते हैं। लेकिन इस पोस्ट में पहली बार संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही ग्रेसफुली किसी को अटैक किया है। दीपिका पादुकोण का नाम उन्होंने कभी लिया ही नहीं है, बिना उनका नाम लिए उनको बहुत ही ग्रेसफुली अटैक किया। और जो बातें इस बार संदीप रेड्डी वांगा ने रखा है, अनफॉर्चुनेटली वो सारी बातें सही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस मामले में दीपिका पादुकोण की जो गलतियां है वो संदीप रेड्डी वांगा की नहीं है। तो संदीप रेड्डी वांगा अपने जगह पर गलत नहीं है, ऐसा मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। पर फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि संदीप रेड्डी वांगा ने कोई गलती की नहीं है इस मामले में, या उनकी कोई गलती नहीं थी, शायद थी। लेकिन दीपिका पादुकोण ने जो गलतियाँ की है, वो गलतियाँ संदीप रेड्डी वांगा की गलतियों से बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, ये मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है, पहले ही बता चुको कि आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपनी वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।